NVN के दोस्तों, हसन कमाल का सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। Local is a residential block. تعتبر هذه الصواريخ And for those who are not the targets, हमें जैसे ही ये खबर मिली कि 11 दिन की तबाहकुन, ध्वस्त कर देने वाली डिवास्टेटिंग बमबारी के बाद इस्राएली फौज और हमास जंगबंदी पर, युद्ध विराम पर, सीज फायर पर राज़ी हो गए, हम ये वीडियो बनाने बैठ गए। दोस्तों, ये कोई मामूली बमबारी नहीं थी, 11 दिन तक चलती रही। ये वैसी ही बमबारी थी जैसे अमेरिका ने इराक़ में की थी 1990s में, और जैसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में की थी 2002 उसके बाद। इसमें कितना नुकसान हुआ अभी तक उसका पूरा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जो इत्तलाएं हमें अभी तक मिली हैं उनके हिसाब से अभी तक इस बमबारी की वजह से 237 फ़लस्तीनी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, 13 इस्राएली भी मरे। इन 237 फ़लस्तीनियों में 68 बच्चे थे जिनकी उम्रें 2 साल से और 10 साल के बीच में थी। इनमें 48 औरतें थीं जिनमें से 4 प्रेग्नेंट भी थीं, यानी जिनके पेट में बच्चे थे। इनमें 32 ऐसे बूढ़े मर्द और औरतें थीं जो चल फिर नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थे। इनमें मारे जाने वालों में बाकी जितने बचे उसमें सिर्फ 15 हमास के आदमी थे, यानी जिसके लिए 11 दिन तक जिनके लिए बमबारी होती रही, उन्हें इस्राएली फ़ौज उनमें से सिर्फ 15 को ख़त्म कर सकी। बाकी सब शहरी थे, सिटीज़न थे, नागरिक थे। इस 11 दिन की बमबारी में इस्राएली फ़ौजों ने एक मीडिया हाउस को तबाह कर दिया जिसमें एसोसिएटेड प्रेस और अल जज़ीरा के ऑफिसेस थे। इन 11 दिनों की बमबारी में इस्राएल ने कम से कम 4 हॉस्पिटल्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जिनमें मरीज़ मौजूद थे। ये दोनों काम, यानी मीडिया हाउस पर हमला और हॉस्पिटल्स पर हमला, इनको युद्ध के अपराध कहा जाता है, इन्हें जंगी जराइम कहा जाता है, इन्हें वार क्राइम कहा जाता है। ये सब हुआ और ये सब इस्राएल ने किया। कहा जाता है कि ये युद्ध विराम इजिप्ट के बीच बचाव करने से हुआ है, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है इसकी असल वजह बुध के रोज़, बुधवार के दिन, वेडनेसडे को, जो बाइडन का नेतन्याहू को वो टेलीफोन था जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध विराम, सीज फायर, जंगबंदी अब बिला ताख़ीर होना चाहिए, फ़ौरन होना चाहिए, अभी होना चाहिए। इससे पहले भी जो बाइडन ने नेतन्याहू को फ़ोन किया था और तब ये कहा था कि इस्राएल को अपने बचाव का हक़ है। लेकिन जब अमेरिका में भी डेमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गए, जब सारी दुनिया में प्रदर्शन होने लगे, जब सारे संसार में एजिटेशंस और मुजाहरे शुरू हो गए, तो अमेरिका में भी खलबली मची। जब अमेरिका के डेमोक्रेट सीनेटर्स ने खड़े होकर ललकारा जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तब अमेरिका को संभलना पड़ा। वैसे भी ये जो बाइडन का अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका नहीं है। अगर वो होता तो पता नहीं क्या आलम होता। बहरहाल, जो बाइडन ने ये जो टेलीफोन किया था जिसमें जंगबंदी की बात की थी, ये रिक्वेस्ट नहीं था,
इस टेलीफोन कॉल में नेतन्याहू से रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, उन्हें वार्निंग दी गई थी। उनसे कहा गया था कि एनफ इज़ एनफ, बहुत हो चुका, अब ये फ़ौरन बंद होना चाहिए। और उसी के बाद नेतन्याहू को अपनी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलवाना पड़ी, अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाना पड़ी, और उस सिक्योरिटी कमेटी ने अप्रूवल दिया, मंजूर किया कि जंगबंदी कर दी जाए, सीज़ फायर कर दिया जाए। हालांकि उसमें भी कई सेनेटर्स उठे और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की सरकार ने घुटने टेक दिए। दोस्तों, गजा की पट्टी पर इस्राएली फ़ौज का यह हमला नेतन्याहू के ज़वाल, उसके पतन, उसके डाउनफॉल के ताबूत में आखिरी कील है, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि ये सीज़ फायर नहीं है, ये युद्ध विराम नहीं है, ये जंगबंदी नहीं है। इसे अगर कुछ कहा जा सकता है तो इसे इस्राइल की ज़बरदस्त शिकस्त, इसे इस्राइल की घोर पराजय, इसे इस्राइल की डिवेस्टेटिंग डिफीट ही कहा जा सकता है। और ये बात हम किसी भावुकता के बिना पर नहीं कह रहे हैं, किसी जज्बातियत की बिना पे नहीं कह रहे हैं, किसी इमोशनलिज्म की वजह से नहीं कह रहे हैं। हम आपको इसके सबूत दे सकते हैं। सबसे पहली बात, इस्राइल की फौज दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी फौज है। इस्राइल की फौज में 6 लाख रेगुलर फौजी हैं और 4 लाख रिजर्व फौजी भी हैं, गोया 10 लाख की फौज है। दूसरी तरफ हमास के पास कोई फौज नहीं। हमास सिर्फ एक ग्रुप है, लड़ने वालों का, लड़ाकुओं का एक ग्रुप है, कोई फौज नहीं है। दूसरी बात, इस्राइल के पास 600 से कुछ कम ही लड़ाकू बम्बारें हैं, वार प्लेन्स हैं। जाहिर है कि हमास के पास वो कुछ नहीं है। इस्राइल के पास कम से कम 154 वार हेलीकॉप्टर, जंगी हेलीकॉप्टर हैं। हमास के पास तो ये भी नहीं। गजा में और फ़िलिस्तीन में तो हवाई अड्डा ही नहीं है जहाँ कोई हवाई जहाज़ जहाँ उतारा जा सके या जहाँ से उड़ाए जा सकते, उनके पास कुछ भी नहीं। यकीनन आप ये कहेंगे कि हमास ने करीब 3500 रॉकेट दागे, यकीनन दागे, ये रॉकेट थे उनके पास। ये रॉकेट फ़िलिस्तीन के इंजीनियर्स ने खुद बनाए थे। दोस्तों ने उनकी मदद ज़रूर की थी, लेकिन उसको पूरी तरीके से बनाया था फ़िलिस्तीनी इंजीनियर्स ने। दूसरी तरफ इस्राइल के पास दुनिया का कौन सा ऐसा हथियार है जो नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि उनके पास वो मशहूर आयरन डोम था, यानी वो सिस्टम कि अगर कोई मिसाइल किसी भी तरफ से इस्राइल पर आए तो वो उसे हवाई में ख़त्म कर दे। उसके बावजूद, उसके हम पहले भी बता चुके हैं, पहले वाली वीडियो में, इस बार भी बता रहे हैं आपको, इसके बावजूद अगर 80% फ़िलिस्तीनी रॉकेट इस्राइल के आयरन डोम ने ख़त्म कर दिए तो बाकी 20% ने आयरन डोम का पोल खोल दिया। इस्राइल के उस डिफेंस सिस्टम का पोल खोल दिया जिसकी सारी दुनिया में धूम थी। और एक बात, ये पहली मर्तबा हुआ है 70 साल के बाद। इस्राइल और फ़लस्तीन का जो झगड़ा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत पुराना है, लेकिन पहली बार ये हुआ है कि इस्राइल के साथ कोई नहीं था। जो शुरू के 4-5 दिन में इस्राइल के साथ थे भी, जो कंट्रीज जिन्होंने अमेरिका की तरह ये कहा था कि इस्राइल को अपने डिफेंस का हक है, और वो बात बहुत गलत भी नहीं है, हर कंट्री को अपने डिफेंस का हक है तो इस्राइल को भी है। लेकिन डिफेंस का यह हक का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे को बिल्कुल तबाह कर दें। फिर भी अमेरिका के अलावा फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, बेल्जियम ने और कुछ और कंट्रीज़ ने भी शुरू में इस्राइल का साथ दिया था। लेकिन उन तमाम मुल्कों में, उन तमाम देशों में इतने बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, और ये डिमॉन्स्ट्रेशन वहाँ रहने वाले मुसलमानों ने नहीं किए थे। ये डिमॉन्स्ट्रेशन वहाँ रहने वाले क्रिश्चियंस ने किए थे, वहाँ रहने वाले ज्यूज़ ने किए थे।
जूस रबाइज ने किए थे। हम लंदन में हमें मालूम है कि 2 यहूदी रबाइज जो उनके प्रीस्ट होते हैं, महंत होते हैं, उन्होंने कहा कि वी आर विथ फिलिस्तीन। आपको बताऊं कि लंदन की एक पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर ने खड़े होकर नारा लगाया, आई एम विथ फॉर पैलेस्टाइन। Free, free Palestine! ये मैं आपको बताऊं कि मैनचेस्टर में एक फुटबॉल मैच में एक मैनचेस्टर के खिलाड़ी ने मैच ख़त्म होने के बाद पैलेस्टाइन का झंडा उठा लिया और सारे ग्राउंड में उस झंडे को लेके उसने गश्त किया और वहाँ जो तमाशाई मौजूद थे उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई। ये हुआ है, इसकी वजह से इसका नतीजा ये है कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज एक एक करके पीछे हट गए और उन्होंने ये कहा कि ये जंग बंद की जाए। पहली मर्तबा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इतनी सख्ती से कहा कि ये झगड़ा नहीं है, इसराइल ने आक्रमण किया है, हमला किया है, एग्रेशन किया है। आप जानते हैं इस बमबारी में 72,000 फिलिस्तीनी बेघर हुए हैं, सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने यह कहा कि इस वक्त पैलेस्टाइन में, गज़ा में ऐसा अंधेरा है जिसमें अगर कोई उजाला दिखाई देता है तो उस आग का दिखाई देता है जो इसराइल के फेंके हुए बमों की वजह से लगी है। आज पहली मर्तबा ये हुआ है कि दुनिया का ज़मीर जागा है। पहली मर्तबा ये हुआ है कि OIC, जिसे लोग बिल्कुल एक मुर्दा ऑर्गेनाइजेशन समझते थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसने पहली मर्तबा ये दिखाया है कि 57 मुस्लिम कंट्रीज़ की भी दुनिया में आवाज़ है। ये जंग क्या है और इस जंग के आगे असरात क्या होंगे दोस्तों, ये एक ऐसा मामला है कि जो एक वीडियो में मैं नहीं बता सकता। इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये नेतन्याहू के लिए क्यों पैगाम मौत है, और मैं ये बताऊंगा कि इस तमाम जंग के दौरान इसराइल में क्या हो रहा था, इसराइल पर क्या गुजर रही थी और इसराइल पर अब क्या गुजरने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अगले वीडियो में ये तमाम चीज़ें बताऊंगा और आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मैं दावे से कह सकता हूँ कि शायद अल जज़ीरा के अलावा इस सब कॉन्टिनेंट का कोई और चैनल आपको नहीं बता सकेगा NVN के सिवा। तो वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो के लिए, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, आज़म शहाब को, डॉक्टर सलीम को और फैसल सैयद को। तब तक जय हिंद, खुदा हाफिज़।